हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी जो क्लास है वो है गोलीय दर्पण। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो परावर्तन है प्रकाश का वो किस तरह से होता है, और परावर्तन के नियमों की भी हमने चर्चा की थी। और हमने समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पर भी चर्चा की थी कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है, और जितना बिंब का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। और जो दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर होता है, तथा उसमें पार्श्व परावर्तन होता है। तो हमने समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी हमने विशेषता पढ़ ली थी। आज हम गोलीय दर्पण से पहले परिचय करेंगे, फिर हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, और इस गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो समतल दर्पण होता है वो कुछ एकदम सीधा होता है। जो हमारा समतल दर्पण होता है वो एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा, ठीक है। और जो गोलीय दर्पण होता है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है, या तो इधर मुड़ जाता है या इधर मुड़ जाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो है वो थोड़ा सा क्या है, घूम जाता है। और जो समतल दर्पण होता है वो एकदम समतल होता है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ, अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, देखिए जो समतल दर्पण होता है उसके पीछे जो है एक सिल्वर की या किसी सफ़ेद रंग की परत चढ़ा दी जाती है, परत या रंग कर दिया जाता है, ताकि उसमें अपवर्तन ना हो, परावर्तन ही हो, ठीक है। और वो परत चढ़ाने के कारण हमें अपना चेहरा इसमें दिखता है, इधर वाले में, ठीक है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, जहाँ से हमें अपना चेहरा दिखता है, और जो पीछे वाला जो रंग किया हुआ है, तो ये आपका जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। जो पीछे वाला है ये आपका रंग किया हुआ है या सिल्वर्ड है, या सिल्वर की परत चढ़ाई गई है, ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोल होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब ये दो दर्पण आपके सामने रखे हुए हैं, इनका या तो आप इधर वाला पृष्ठ जो है उसके ऊपर रंग कर दीजिए, सिल्वर्ड कर दीजिए, तो इधर वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ आपको गोलीय नहीं दिख रहा क्या, तो ये गोलीय दर्पण है। अब इस दर्पण में आप इस ऐसे इधर कर सकते हैं, ये आपने इधर रंग कर दिया तो उधर से सीधा रह गया, और उधर से हमें अपना प्रतिबिंब दिख जाएगा, तो परावर्तक पृष्ठ ये हो गया, और इसमें परावर्तक पृष्ठ ये इधर वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। इन दोनों के जो ये लाइनें हैं ये परावर्तक पृष्ठ हैं और ये गोल हैं, इसीलिए ये दोनों गोलीय दर्पण हैं। अब गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वो देखिए जरा, ठीक है, वो देखिए जरा इस चित्र में देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको एक ऐसा किया हुआ दिख रहा है और एक ऐसे किया हुआ दिख रहा है। अब दोनों ही एक गोले का हिस्सा है, अगर हम इसको उठा के इधर जोड़ दें तो ये पूरा एक गोला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इमेज वैसी है जैसी ये इमेज, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लें तो ये दोनों फिर से ऐसे हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इस पृष्ठ जो ये इधर वाला है ना, ये दर्पण, हम इसको इधर से कर देते हैं परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ कर देते हैं, और इधर से इसके रंग कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने कर दिया रंग, ठीक है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इधर इसके ऐसे रंग करेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसा ये है। तो थोड़ा सा इसमें अलग करते हैं, क्योंकि इसमें दो ही परिस्थिति हो सकती है, या तो इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया जो अंदर की ओर है, और एक बाहर वाला कर देते हैं, इसमें यहाँ पर कर देते हैं ताकि ये बाहर वाला हो जाए, वरना वैसे ही हो जाएंगे। तो अब ये दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो अगर आपका दर्पण होता है जैसे ये अंगुली है, तो एक में हमने कर दिया इधर रंग कर दिया और एक में हमने पीछे कर दिया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग प्रकार होते हैं, और इसीलिए गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अवतल, पहला कौन सा होता है, पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल, ठीक है। दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, ठीक है। और ये दोनों प्रकार ही क्या होते हैं, इन पर आधारित होते हैं। अब मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ठीक है, इमेज दिखाई थी। इस इमेज में जो अंदर की ओर वक्रित होता है,
ठीक है, जो अंदर की ओर, यानी जो एक तो था ऐसे, अब ये अंदर की ओर वक्रित होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर वक्रित हो गया तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये है इसका परावर्तक पृष्ठ, और जो पीछे वाला जो रंग किया हुआ है वो ये है। तो परावर्तक पृष्ठ तो यही हुआ ना। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं उन्हें कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इन दोनों में जो अंदर की ओर कौन सा वक्रित है, इन दोनों में अंदर की ओर वक्रित ये है। ठीक है, पहले ये सीधा था, फिर थोड़ा सा इसको इधर खींचा तो ये इधर हो गया। तो ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ये अंदर की ओर वक्रित होता है। जब हम चमचे को सीधा पकड़ते हैं तो जो पृष्ठ हमारे सामने होता है वो अवतल दर्पण का पृष्ठ होता है, वैसा ही अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है वो ऐसे दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में देखिए ये एक समतल दर्पण है और ये जो है परावर्तक पृष्ठ और ये रंग किया हुआ है। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे। इधर वाली अंगुली से देखिए, ये आपका रंग किया हुआ भाग और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। इसको अगर हम बाहर की ओर उभारते हैं ऐसे, तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभर गया ना, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर आ गया और ये रंग किया हुआ अंदर आ गया। तो इधर हम टॉर्च मारेंगे तो उधर ही जाएगी, इधर नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल होता है, एक होता है उत्तल। अवतल कौन सा होता है, वे दर्पण, गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं, अंदर की ओर वक्रित होते हैं। जिस दर्पण में पहले ए आ जाए वो अंदर की ओर वक्रित होते हैं और जिस दर्पण में ऊ आ जाए वो बाहर की ओर वक्रित होते हैं, बाहर की ओर वक्रित होते हैं। ठीक है, तो दोनों की इमेज मैंने आपके सामने रख दी है। ये है अवतल दर्पण, इसमें रंग पीछे किया हुआ होता है और ये परावर्तक पृष्ठ कुछ इस तरह से मुड़ा होता है, और उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से मुड़ा होता है, परावर्तक पृष्ठ इधर होता है और पीछे रंग किया हुआ होता है। ये गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। अब हम इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो हम पहले परिभाषाओं का नाम लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत न हो, सारी आराम से हम सीख जाएं। ठीक है, तो पहले मैं नाम लिख लेता हूं। अब देखिए, दर्पण से संबंधित हम 6 परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये 6 परिभाषाएं उत्तल दर्पण में भी होगी और अवतल दर्पण में भी होगी। ठीक है, तो वो मैं इमेज आपके सामने एक बार फिर से लाता हूँ। इस चित्र में देखिए कि जो अवतल दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है। ठीक है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, मान लीजिए ये केंद्र है, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर है, और इस उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ये है। तो दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन सा है, ये केंद्र है, और इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। आप पूरी परिभाषा लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसे हम P से डिनोट करते हैं। P से इसलिए क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल। ठीक है, मिरर पोल। ठीक है, दर्पण ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब एक सिचुएशन और देखिए, एक सिचुएशन और देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण पर अगर हम सीधी लाइनें खींच दें, मान लीजिए हम इस पर किरणें गिरा रहे हैं। ठीक है, एकदम सीधी किरणें गिरा रहे हैं, एकदम सीधी किरणें गिरा। चलो इसको बाद में समझेंगे, पहले हम और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, और चीज़ों के समझने के बाद में अगर इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में। तो एक बार इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, एक बार इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे वाला देखिए, दर्पण वक्रता केंद्र। तो ये आपका जो दर्पण होते हैं ना, उत्तल और अवतल दर्पण,
ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण, ये दोनों इमेज आपके सामने देखिए। ये है अवतल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण, दोनों सेम है। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण, दोनों सेम है। तो ये जो दर्पण होते हैं ये इनके परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होते हैं। किन का भाग होते हैं? एक गोले का भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलों के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। जो आपके दर्पण होते हैं, आपका जो उत्तल दर्पण है, ये आपका जो उत्तल दर्पण है ये गोले का भाग है अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो, और इस गोले का जो केंद्र है वो इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसी तरह अवतल दर्पण भी एक गोले का भाग है, इस गोले का जो केंद्र है वो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और जो यही जो गोले होते हैं, यही जो गोले हैं, इन गोलों की जो त्रिज्या है ये आर, ये जो त्रिज्या है, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इन्हीं गोलों की पूरी परिभाषा सुनिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोलों का भाग होते हैं। इन गोलों की त्रिज्या को दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन्हें आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी फोकस बिंदु से संबंधित है। और द्वारक और समझ लीजिए, तो जैसे आपका मान लीजिए ये आपके दर्पण है, ठीक है, ये आपके दर्पण है, और ये जो अंतिम बिंदु और इधर वाला जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी जो ये आपकी जो दूरी है, ये इतनी दूरी, ये कहलाती है आपकी द्वारक। इसे हम mn से व्यक्त करते हैं। दोनों दर्पणों के अंतिम सिरों के बीच जो दूरी होती है उसे हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, और इसे हम ज़्यादातर mn से व्यक्त करते हैं। एक मुख्य परिभाषा और रह गई है, वो और देख लेते हैं। मुख्य अक्ष सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही परिभाषा है। अब देखिए, मैंने आपको जो बताया है कि जो दर्पण होते हैं उनके गोलों के भाग होते हैं, और ये जो वक्रता केंद्र है, इन वक्रता केंद्रों और ये जो आपके वक्रता केंद्र है, इन वक्रता केंद्रों और दर्पण के ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, दर्पण के वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये जो आपकी लाइन है ये आपका है मुख्य अक्ष। और इसी तरह इसमें हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ फोकस बिंदु। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इस पर मान लीजिए एकदम समांतर किरणें आपतित होती है। समांतर क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे ये सूर्य है, ये मान लीजिए आपका अगर यहाँ पर सूर्य है, तो इस सूर्य से जैसे किरणें गिरेगी तो वो आगे जाकर के एकदम समांतर हो जाती है। आगे जाकर क्या हो जाती है? एकदम समांतर हो जाती है। इसीलिए हम किरणों को समांतर मानते हैं। ठीक है, तो समांतर किरणें अगर हम इस पर आपतित करवाते हैं, इस दर्पण पर अगर हम समांतर किरणें आपतित कराते हैं ऐसे इस तरह से, दो इधर और करा देते हैं, क्योंकि किरणें तो सभी जगह गिरेगी दर्पण पे। ठीक है, और ये हमने किरणें आपतित करा दी। अब ये किरणें क्या हैं कि परावर्तित होकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको एक सीधी लाइन माने, तो यहाँ पर अगर हम अपवर्तन का नियम लगाते हैं, परावर्तन का नियम लगाते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये किरणें जाएगी इधर से इधर जाएगी। ठीक है, इधर से इधर जाएगी, यहाँ तक आएगी, और यही किरणें यहाँ पर भी परावर्तन का नियम लगेगा, यहाँ पर भी परावर्तन का नियम लगेगा, और यहाँ पर भी परावर्तन का नियम लगेगा। तो ये परावर्तित होने के बाद हमें एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती हुई मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये हमें यहाँ पर टकराती हुई मिलती है, और ये आपका मान लीजिए सी यानी वक्रता केंद्र है। ठीक है, जो गोले का केंद्रक है। मान लीजिए ये किरण आपको इस तरह टकराते हुए इस बिंदु पर मिलती है।
ये जो सारी किरणें हैं ये आपको मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलेगी। जब अवतल दर्पण पर किरणें आपतित होती है तो वे परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर ये मिलती है ना, उसे हम अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये किरणें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, जब अवतल दर्पण पर समांतर किरणें आपतित होती है तो वे परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब पर परावर्तन का नियम लगेगा। नियम लगने के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे और यहाँ पर जाकर के ये मिलेगी और इसे हम अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इस फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो फोकस दूरी होती है वो इस त्रिज्या का दुगुनी आधी होती है, यानी r बराबर होती है 2f के। यानी अगर हम f जितनी दूरियां दो लें तब जाकर हमें त्रिज्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से एक सूत्र बनता है r बराबर 2f। जो आपका ये जो त्रिज्या होती है इस त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है, जो फोकस दूरी है उसका दुगुना होता है त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण से संबंधित फोकस दूरी व फोकस बिंदु। अब उत्तल दर्पण का अलग है, वो और देखते हैं। ठीक है, ये है आपका एक उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है बाहर की ओर वक्र। इस पर हम कराते हैं दो समांतर किरणें आपतित। दो समांतर किरणें कुछ इस तरह से आपतित होती हैं। ठीक है, ये आपकी समांतर किरणें आपतित हो गई। अब इस दर्पण पे क्या होगा कि जैसे हम परावर्तन के नियम का पालन करेंगे तो ये किरण हमें इधर जाती हुई मिलेगी, ये किरण टकरा कर इधर जाएगी और ये किरण जो है वो टकरा कर के इधर जाएगी। ये किरण टकरा कर इधर जाएगी। उत्तल दर्पण में कुछ ऐसा होगा और ये किरण टकराकर वापस चली जाएगी। तो जब इन किरणों को पीछे हम मिलाएंगे ना, पीछे अगर हम इन्हें मिलाते हैं, पीछे अगर हम इन्हें बढ़ाकर मिलाते हैं, पीछे अगर ये मिलाते हैं तो ये इधर मिल रही है और ये किरण जो है इसको मिलाएंगे तो ये भी यहीं पे मिलेगी। तो अगर हम इनको मिलाएं और ये एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है तो इसे हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फिर से सुनिए, जब हम उत्तल दर्पण पर समांतर किरणें आपतित कराते हैं तो वे परावर्तित होकर के अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। उन किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष है, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है और इसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव यानी P व F के मध्य की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे हम डिनोट करते हैं F से। और F 2F बराबर होता है 2F बराबर होता है R। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये टकरा कर चले जाते हैं, इनको पीछे हम मिलाते हैं तब जाकर हमें मुख्य अक्ष पर प्राप्त होता है। अगर हम इनको बढ़ाते रहें तो ये मुख्य अक्ष पर प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हम इन्हें पीछे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये थी उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और ये चित्र आपको मैंने दिखा दिए हैं उत्तल व अवतल दर्पण के, और परिभाषाएं मैंने आपको आराम से समझा दी है, उत्तल व अवतल दर्पण समझा दिए हैं। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से क्या क्या प्रतिबिंब बन सकते हैं। साथ ही एक नया टॉपिक और देख लेते हैं, थोड़ी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, वो और देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ पर होते हैं। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ पर होते हैं? तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो होता है दाढ़ी बनाने के लिए। जब हम कांच में देखते हैं तो उन कांचों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए जब हम कांच में देखते हैं तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जब हमारे दांत हैं, नाक हैं, आँख हैं, कान हैं, इनके जो डॉक्टर होते हैं वो इनको एकदम नज़दीकी से देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में भी होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में भी होता है। अवतल दर्पण का उपयोग परमाणु भट्टी में भी होता है। अवतल दर्पण का उपयोग एंटीना में भी होता है।
अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपकी गाड़ियों की या मोटरसाइकिलों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी होता है एक समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए। और उत्तल दर्पण के दो ही प्रयोग होते हैं, एक तो होता है गाड़ी में जो पीछे का देखने का आपका शीशा होता है ना, जो गाड़ी हम जहाँ पर बैठते हैं उसके साइड में एक छोटा सा कांच होता है, वहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और इसी तरह उत्तल दर्पण का उपयोग एटीएम में भी होता है, पीछे का जो हिस्सा है वो देखने के लिए। ये अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के प्रयोग थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे ही हम और वीडियो समझने वाले हैं और टॉपिक समझने वाले हैं।